गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। आकलन के महत्व। अभी तक हमने किया है आकलन क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आज हम करने जा रहे हैं आकलन के महत्व। सबसे पहला जो है आकलन का, जो सबसे पहला महत्व जो हम मानते हैं वो है डायग्नोस प्रोवाइड करने के लिए। डायग्नोस्टिक जो है हमारा फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि निदान पृष्ठपोषण प्रदान करने के लिए। Provide diagnostic feedback. स्टूडेंट्स, इसमें हमने कौन सा निर्धारित पृष्ठपोषण प्रदान करना है, कौन सा डायग्नोस्टिक फीडबैक प्रोवाइड करना है। सबसे पहले जो है हमारा जो है कि स्टूडेंट को की कितनी नॉलेज है, स्टूडेंट्स की नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज, स्टूडेंट्स के नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में, उनकी नीड्स के। हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले उनकी नॉलेज क्या है, स्टूडेंट्स की नॉलेज क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी आवश्यकता है, उनका ज्ञान वो कितना है, उसके बारे में जितना ज्ञान होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अगर हम असेसमेंट के थ्रू ये पता लगा लेते हैं कि स्टूडेंट की नॉलेज कितनी है, छात्र के ज्ञान के संदर्भ में, इसे हम कहते हैं छात्र के ज्ञान के संदर्भ में। एक स्टूडेंट की नॉलेज कितनी है, अगर हमें इसका पता चल जाता है तो हम उसके हिसाब से अपना टॉपिक कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी हिसाब से हम उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपना जो है अपने नॉलेज है स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है जो फीडबैक प्रोवाइड होती है, डायग्नोस्टिक फीडबैक, वो है कि स्टूडेंट की नॉलेज कितनी है, हमें किस लेवल से शुरू करना है और किस तरह से उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है, किस तरह से हमारा चैप्टर होना चाहिए। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन, यानी कि छात्र के प्रदर्शन के संदर्भ में। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जो छात्रों की नॉलेज होती है वो तो काफ़ी अच्छी होती है,
किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है, जो उसका प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं होता है, जिससे क्या होता है वो टॉपिक की नॉलेज है वो उतना इफेक्टिव नहीं नजर आती है, उतनी प्रभावी नहीं नजर आती है जितनी कि होनी चाहिए थी, जितनी एक्चुअल में स्टूडेंट के अंदर नॉलेज है उतनी प्रभावी नहीं वो प्रदर्शन कर पाता, क्योंकि उसके तो हमें वहाँ पे क्या होगा, उसका जो प्रेजेंटेशन है उसको भी इम्प्रूव करना होगा, तो हमें किस पे फोकस करना होगा, तो हमने नॉलेज को उसको नॉलेज प्रोवाइड करने की बजाय हमें ज़्यादा फोकस उसके प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने में लगाना है। तो इस तरह से ये भी एक डायग्नोस्टिक फीडबैक है कि हमें कहाँ पे फोकस करना है, तो हम उस हिसाब से फोकस करेंगे जिस हिसाब से उसकी उसके अंदर वीकनेसेस होगी। ठीक है जी, थर्ड है हमारा जो उसकी नीड है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स नीड। छात्र के आवश्यकता के संदर्भ में उसकी एक्चुअल में नीड क्या है, हम असेसमेंट को नहीं करवा रहे हैं, हम असेसमेंट के बारे में आगे बताएंगे, टीचर को तो नॉलेज है, लेकिन स्टूडेंट की क्या नीड है, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे ना, जितनी उसको नीड है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ाएंगे। जितना ये नहीं है कि हम ऐसे ही अपना डीपली नॉलेज देते जा रहे हैं, हमें उसको उसकी इतनी नीड ही नहीं है, या हम बहुत ही ज़्यादा लो लेवल से स्टार्ट करना शुरू कर दिया, हम बोल रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि असेसमेंट होता क्या है, या बहुत उससे भी पीछे के लेवल से स्टार्ट कर दिया। अगर जैसे हम एडिशन करना सिखा रहे हैं तो हम 2+2 सिखा रहे हैं बहुत लो लेवल पे, लेकिन बच्चे को उतना आता है, तो उस हिसाब से हम नहीं करेंगे, जो स्टूडेंट की नीड है उसी के हिसाब से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम असेसमेंट करेंगे और हमें डायग्नोस्टिक फीडबैक प्रोवाइड होगी, यानी कि हमें नैदानिक पृष्ठपोषण प्रदान होगा, फिर हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ से किस लेवल पे हमने पढ़ाना है और किस लेवल से हमें स्टार्ट करना है और किस तरह से पढ़ाना है स्टूडेंट को। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड हमारा है शिक्षकों के नियमन मानकों को स्थापित करने के लिए। To fix the minimum standards of teachers. स्थापित करने में ठीक है जी, to fix the minimum standards of teachers. मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, टीचर की क्या स्किल्स हैं, क्या प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, उसका हम कहते हैं कि एक मिनिमम स्तर हमने फिक्स कर दिया कि इतनी नॉलेज तो उसको होनी चाहिए स्टूडेंट टीचर को अपने सब्जेक्ट की। मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स। इसमें हमने क्या देखना है कि टीचर्स की कितनी स्किल्स हैं, टीचर्स की स्किल्स, टीचर की नॉलेज, उसकी प्रेजेंटेशन।
स्टैंडर्ड फिक्स कर देना है। ये जो असेसमेंट है इसमें स्टैंडर्ड फिक्स हो जाता है टीचर का कि उसके जो मिनिमम स्टैंडर्ड है टीचर का कि उसकी स्किल्स क्या है, किस उनका जो क्षमता है, जो उसके अंदर एक्सप्लेन करने की क्षमता है वो क्या है, उसकी कंटेंट के रिगार्डिंग नॉलेज कितनी है, जो नॉलेज है उसकी कंटेंट से रिलेटेड वो कितनी है, और उसका प्रेजेंट करने का तरीका क्या है। शिक्षक की क्षमताएं, शिक्षक का ज्ञान और शिक्षक का प्रदर्शन। स्टूडेंट्स, हमें क्या देखना है, गिवन मार्कों में हमें क्या देखना है, स्थापित करने हैं जब, तो हम उसकी क्षमताएं, शिक्षक की क्षमताएं देखेंगे, स्किल्स देखेंगे, कैपेबिलिटीज देखेंगे, वो कितना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, उसके एक्सप्लेन करने का ढंग क्या है, और उसका जो नॉलेज है, कंटेंट की नॉलेज कितनी है, और उसका प्रदर्शन करने का ढंग जो है, जो प्रेजेंटेशन का वे है वो कैसा है। थर्ड वन इज, ये हमें सारा आंकलन से पता चलता है कि हम आंकलन से पता लगा पाते हैं। जब आंकलन होता है तो सिर्फ स्टूडेंट का आंकलन नहीं होता है, स्टूडेंट के को कितना समझ आया उसका आंकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक ने कितना समझा पाया, शिक्षक कितनी अच्छी तरह से उसको अपना कितना परसेंट दे पाया, अपनी नॉलेज का कितना परसेंट स्टूडेंट्स को दे पाया, उसका भी आंकलन होता है। तो इससे हमारी असेसमेंट की ये भी महत्व है, असेसमेंट का, आंकलन का, कि उसने क्या मानक है। जब एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है तो टीचर अपने टीचिंग मेथड्स चेंज करते हैं, अपने विधियां चेंज कर लेते हैं, अपने कुछ वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ सके। तभी उसको समझ आएगा ना, तो इससे क्या होता है, उसके प्रदर्शन का भी इम्प्रूवमेंट होता है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, जो उसकी स्किल्स हैं, जो उसकी नॉलेज है, वो सारी इम्प्रूव होती चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड वन इज प्रगति का अध्ययन करने। To check the progress. किसकी प्रोग्रेस चेक करनी है? हमने कहा कि असेसमेंट हेल्पफुल है किसमें, प्रगति का अध्ययन करने में, जो उसने प्रोग्रेस की है, जो उसने प्रोग्रेस किसकी, स्टूडेंट्स के अधिगम की, स्टूडेंट्स की लर्निंग की, और टीचर्स की पेडागोजी, दोनों तरह की प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स learning and teachers pedagogy। ठीक है जी, यानी कि जो छात्र हैं उनके अधिगम, छात्रों के अधिगम का अध्ययन करना है, और शिक्षक की शिक्षण विधियों का
ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कहा कि असेसमेंट हेल्पफुल है, आकलन हमारे लिए सहायक है किसमें, अध्ययन करने में, किस चीज का, प्रगति का, प्रोग्रेस को चेक करने में। किस किस की प्रोग्रेस को चेक करते हैं ये, स्टूडेंट्स ने कितना नया सीखा, स्टूडेंट्स कितना नया सीख रहे हैं, छात्रों के अधिगम में कितना चेंज आया है, उनका मॉडिफाइड बिहेवियर के बारे में, और जो है हमारा शिक्षक की शिक्षण विधियों में कितना सुधार आया है, वो कितना इंप्रूव कर पाया अपने पेडागोजी को, उन चीजों का हम अध्ययन करते हैं, हम उसको चेक करते हैं, उनकी प्रोग्रेस को चेक करते हैं। देन है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, फॉर मेकिंग इफेक्टिव teaching learning process, to making teaching learning process effective. इसमें क्या है, जब एक स्टूडेंट को अपनी लर्निंग का लेवल पता चलेगा, कि उसको पता चल रहा है डे बाय डे कि स्टूडेंट्स की लर्निंग का लेवल क्या है, और इसमें हमें टीचर्स को अपनी पेडागोजी का पता चलेगा, अपना इफेक्टिवनेस का पता चलेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, तो ऑब्वियसली वो अपने आप इफेक्टिव होती जाएगी, डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी। जैसे कि हमने अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में सूप का एग्जाम्पल लिया था। जब एक सूप बन रहा है तो उसके कुक उसको चेक कर रहे हैं, तो जब चेक करेगा और उसमें से कमियां निकालने की कोशिश करेगा तो अपने आप ही सूप टेस्टी होता ही जाएगा। उसी तरह से जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन के थ्रू हमें पता चल रहा है कि इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, तो फिर उससे अगर हम जब उसको उसमें से हम कमियां निकालेंगे, हम अपनी जो फ्लॉज है उसको दूर करते जाएंगे, तो अपने आप ही ये इफेक्टिव होती ही जाएगी, ये इंप्रूव होती जाएगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और वो उसको एक प्रभावी रूप आ ही जाएगा उसके अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? देन है शिक्षक और छात्र के मूल्यांकन हेतु for self evaluation of teachers है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स और टीचर को सेल्फ असेसमेंट का मौका मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर हम बात करें, सेल्फ असेसमेंट मतलब अपने आप का मूल्यांकन करना, अपने आप के बारे में जानना, हमने कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ उसके बारे में पता करना।
वो कैसे पॉसिबल है? वो आकलन से पॉसिबल है, वो असेसमेंट से पॉसिबल है कि हमें पता, जैसे कि अब सूप का पता चला, हम सूप की एग्जाम्पल कैसे कंटिन्यू करते हैं। जैसे जब एक कुक सूप को टेस्ट कर रहे हैं तो वो आत्म मूल्यांकन भी कर रहा है कि उसने कितना टेस्टी बनाया है, उसमें क्या कमियां रही हैं, तो वो अपना मूल्यांकन करना जानता है। इससे एक स्टूडेंट को भी पता चलता है, जैसे कि डे बाय डे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं तो उसको पता चलता है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि हमें समझ आ गया है, ठीक है ना, जैसे आप भी हो, मैं भी हूँ, सबको पता, ऐसे लगता है कि हमें समझ आ रहा है टॉपिक, हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब टीचर क्वेश्चंस पुट करते हैं तो हमें नहीं आता होता। तो वो क्या है? सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ इवेल्युएशन है, आत्म मूल्यांकन है, जिससे हमें पता चलने लगता है कि हमें नहीं आ रहा है, हमें और पढ़ना है, हमारे में ये कमी आ रही है, हमें यहाँ से पढ़ना है, हमें ये टॉपिक कम आता है, हमें यहाँ से पढ़ना है। वैसे ही टीचर्स को भी पता चलता है कि मेरे इस जो टीचिंग मेथड से ज़्यादा समझ आ रहा है, मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ तो उसको स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ आ रहा है, और इस तरह से पढ़ाने से कम समझ आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से पढ़ाऊंगा तो इस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस तरह से हम सेल्फ इवेल्यूशन करना सीखते हैं, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट, आकलन के महत्व। इसी के साथ हमारा असेसमेंट का टॉपिक है जो कंप्लीट होता है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवेल्युएशन। स्टूडेंट्स, इसमें से जो असेसमेंट का टॉपिक है इसमें से 60 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, मर्ज करके आ सकता है, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप या स्टैटिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस मर्ज करके भी आ सकती है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज मूल्यांकन। इट इज मूल्यांकन। जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन। अगर हम इसे शाब्दिक रूप दें, शाब्दिक इसमें देखें हम, तो इसे हम कह सकते हैं मूल्य का अंकन। ये जो डराइव हुआ है, इवैल्यूएशन डराइव हुआ है, ये कहां से डराइव हुआ है? फ्रॉम द वर्ड वैल्यू। ठीक है जी। वैल्यू का क्या मतलब है? सॉरी, फ्रॉम द वर्ड वैल्यू। वैल्यू का क्या मतलब होता है? टू बी वर्थ। इसका क्या मतलब है? टू बी वर्थ, यानी कि आपके लिए क्या मूल्य है इसका। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे सूप की ही एग्जाम्पल को फिर से कंटिन्यू करें, जब एक कुक बनाते हुए सूप को टेस्ट कर रहा है तो वो क्या है? असेसमेंट है। तो वो असेसमेंट कर रहे हैं, आंकलन कर रहे हैं उसको बेटर करने के लिए, ताकि सूप का टेस्ट है जो बेटर होता जाए या सबसे अच्छा हो जाए, इसलिए। लेकिन जब एक कस्टमर के पास वो सर्व किया जाता है और कस्टमर टेस्ट करता है और उसके बारे में कमेंट करता है, तो वो क्या है? इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। वो क्या कर रहा है? उसको ग्रेडिंग दे रहा है, वो उसके बारे में बता रहा है। वहाँ पे दिया नहीं था आपको 5 स्टार में से ग्रेड करने के लिए, रैंक करने के लिए आप बताइए कि आप कितने स्टार दोगे हमारे सूप को, हमारे रेस्टोरेंट को कितने स्टार दोगे। अक्सर आपसे पूछा जाता है, आप कहीं वेबसाइट पे जाते हैं तो उस वेबसाइट के बारे में नीचे आता है कि कोई मूवी होती है, मूवी के बारे में सर्च करते हो तो मूवी के बारे में आता है 5 स्टार में से कितने स्टार्स दोगे आप। दैट इज द मूल्यांकन, कि आप फाइनल डिसीजन दे रहे हो कि आपको कैसा लगा, सूप कैसा लगा, उसके बारे में आपने उसको उसका जो इवेल्युएट किया है, आपने उसको इम्प्रूव नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, आप सिर्फ अपने जो फीलिंग्स हैं, जो अपने जो आइडियाज हैं वो शेयर कर रहे हो, या आप कह रहे हो इसके बारे में आप एक डिसीजन दे रहे हो कि हमें ऐसा लगा। दैट इज द मूल्यांकन।
ठीक है जी। ये क्या है, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द, जैसे अब असेसमेंट था वो क्या था, थ्रू आउट द ईयर चलता था, लेकिन जो मूल्यांकन है एट द एंड ऑफ द सेशन चलता है, होता है। ये एक प्रोसेस है जो परफॉर्म किया जाता है एट द एंड ऑफ द सेशन। यानी कि जो सत्र के, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है, जो हमारा एक जैसे बीएड है, बीएड 2 साल की है, तो आपके 2 बार एग्जाम्स होते हैं जो आपके बिल्कुल 1 साल के कंप्लीट होने, चाहे वो सेमेस्टर सिस्टम है, चाहे ट्राइमेस्टर सिस्टम है, चाहे वो एनुअल सिस्टम है, जो एक सत्र के समापन होने के अंत में प्रक्रिया की जाती है। अंत की प्रक्रिया, ठीक है जी। जो अंत की प्रक्रिया है वो है इवैल्यूएशन। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि इसमें हम डिसीजन लेते हैं, ये ग्रेडिंग के लिए होता है। सबसे पहले जो है ये ग्रेडिंग के लिए किया जाता है, हेल्पफुल इन ग्रेडिंग। आपने अक्सर देखा होगा जब आपका फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसके बाद आपको मार्क्स दिया जाता है, परसेंटेज दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाता है, या फिर आपको A+, A1, A2 इस तरह से अलग अलग प्रकार की ग्रेडिंग किया जाता है। वो जिस एग्जाम्स के बेस पे होता है उसी को इवैल्यूएशन, उसी प्रोसेस को इवैल्यूएशन बोला जाता है, ठीक है जी। ये ग्रेडिंग में हेल्पफुल है और हेल्पफुल इन टेकिंग डिसीजंस, निर्णय लेने में। जैसे कि अक्सर देखा जाता है हम 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेडिंग में होते हैं, जब अब हम 90% आ रहे हैं जिनके, उनको हम हमेशा कहते सुना होगा उनके पेरेंट्स को कि हम अपने बच्चों को मेडिकल दिलाएंगे, नॉन मेडिकल दिलाएंगे, इस तरह से मतलब ग्रेडिंग जो है, जो आपकी परसेंटेज है वो डिसीजंस लेने में आपका बहुत ही सहायक है। आपको डिसीजंस लेने में जो निर्णय लेना है आपने अपने उसके बेस पे, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप उसी सब्जेक्ट को आगे से चुनते जाओगे। अभी जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया होगा, ग्रेजुएशन के बाद जो ग्रेजुएशन के अंदर जिस सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप उसी के बेस पे आप सोचेंगे। अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हो, अगर आपके हिंदी सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप एमए हिंदी में चले जाओगे। अगर आपके पंजाबी में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप पंजाबी एमए पंजाबी में चले जाओगे।